Two particles of masses capital M and small m are connected by a cord that passes over a massless and frictionless pulley. Please maintain the silence. बेटा ये कह रहे हैं कि एक पुली है, एक मास है स्मॉल m और एक मास है कैपिटल M। कह रहे बताओ टेंशन क्या होगा। अरे सिंपल बात है नालायको, कैपिटल M बड़ा है, ये नीचे जाएगा, ये स्मॉल m जी है, ये टेंशन है, ये टेंशन है। ये कौन पूछ रहा है सड़ू कहीं के। क्लास में बताया था, तुम आए नहीं थे पिछली क्लास में, नहीं आए ना, नहीं आए ना, तो तुम गए, निपट गए थे। तो कल का लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ से इसके लिए डाउनवर्ड इक्वेशन लिखेंगे, mg माइनस टी बराबर ma, और इसके लिए लिखेंगे छोटे वाले के लिए t माइनस एम जी बराबर ma। ये ऊपर जा रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी बराबर कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी m माइनस एम जी डिवाइड बाई m प्लस एम, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। और ये ए की वैल्यू किसी एक में रख दोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। मान लो इसमें रखा तो टी बराबर एम जी प्लस एम ए, इक्वेशन नंबर 2 से रखे दे रहे हैं। ए की वैल्यू है m माइनस एम जी डिवाइड बाई m प्लस एम। और अगर किसी को रटना हो तो इसका आंसर आता है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी आता है, अगर याद ही करना चाह रहा है कोई। तो हो सकता है गुणा भाग करने में आपको तकलीफ हो, मतलब ऐसा समझ लो, अभी हम निकलवाएंगे आपको डायरेक्ट मेथड से। तो ये इसको सॉल्व कर लोगे, इसको पूरा ये m प्लस एम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एलसीएम में m प्लस सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू छोटा मास इंटू बड़ा मास, छोटा प्लस बड़ा इंटू जी। तो जो टेंशन आता है वो 2m1m2g डिवाइड बाई m1 प्लस n2 आता है। 2m1m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का डाउट? तो मुझे मैसेज के व्हाट्सएप कर दिया करो, कितनी बार बताया, मार दें कंटाव अभी किसी को, 2-3 को। चलो बताओ किसका डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9, 17 नंबर पेज। बलून वाला केस कितनी बार बता चुके हैं तुम लोग को? 3 बार बता चुके, हर बार भाई। कितने लोगों को पूछना है बलून वाला केस? काफ़ी लोग हैं, लो बता देते हैं। एक आखिरी बार है, तुम्हारे लिए बता रहे हैं, इन लोग के लिए नहीं बता रहे, टेंशन ना लेना। देखो बलून की बात अगर हम करें तो अक्सर ये क्वेश्चन मैंने बताया है, बहुत बार रिपीट होता है। तो इन्होंने कहा है कि एक बलून का मास m है। बेटा एक बलून है, इसका मास m है, तो mg नीचे लग रहा होगा, हवा का फोर्स ऊपर लग रहा होगा, एक एयर का फोर्स और बायंसी फोर्स मान सकते हैं, और एक्सेलेरेशन a से नीचे आ रहा है, a से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएं तो क्या लिखेंगे, mg माइनस बायंसी फोर्स या हवा का फोर्स बराबर ma। फिर कह रहे हैं इस बलून से कुछ मास निकाल दिया, कितना मास निकाल दिया जाए। मान लो x किलोग्राम मास निकाल दिया, तो बलून का मास बचा m माइनस एक्स। तो कह रहा है कि बलून सेम एक्सेलेरेशन से ऊपर जाने लगा,
तो एयर के फोर्स उतना ही मान लेंगे जो कि उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी है। तो यहाँ पर वेट कम हो जाएगा, तो अब बलून नीचे आने की बजाय हल्का हो गया, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जब न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो बलून का फोर्स माइनस एम माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल टू एम माइनस एक्स इंटू ए। बस इन दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ से बायंसी फोर्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व नहीं करूँगा मैं। हवा का फोर्स, उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, समझ रहे हो? सुना है ना? हाँ। बलून को ऊपर जाते देखा नहीं है? फिर और कोई सवाल? चलिए तो हेडिंग डालिए नेट पुलिंग फोर्स मेथड। पिछली क्लास में हम लोगों ने पुली के सवालों को सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स लॉ का प्रयोग किया था। आज हम लोग एक डायरेक्ट मेथड सीखेंगे जिसमें हम पुली के सवालों में एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बहुत ही सावधानी से समझिएगा, क्योंकि ये मेथड आपके कई सारे सवालों को जल्दी जल्दी आंसर निकलवा देगा, आपका टाइम बचा सकता है। बेटा तो मेथड का नाम है नेट पुलिंग फोर्स मेथड। नेट पुलिंग फोर्स मेथड। ये मेथड उन सभी सवालों में लग जाएगा जिनमें सारी बॉडी हम अभी दिखाएंगे सीरीज में कनेक्टेड होंगी। सभी बॉडीज के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, उन सभी में लगेगा बेटा। तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू बात समझ में आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। बेटा ये मान लेते हैं m मास की बॉडी है, ये मान लेते हैं 2m मास की बॉडी है, और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं सभी फोर्स बनाऊंगा तो इस पे लगेगा mg, इस पे लगेगा टेंशन, और ये वाली बॉडी नीचे जा रही है और ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है। तो जैसा मैंने कहा कि मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना है तो ऊपर लिखेंगे नेट पुलिंग फोर्स, ऊपर लिखेंगे नेट पुलिंग फोर्स और नीचे लिखेंगे टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब मुद्दा यह है कि नेट पुलिंग फोर्स में किसे किसे शामिल किया जाता है, नेट पुलिंग फोर्स निकाला कैसे जाता है, बहुत ध्यान समझना। तो नेट पुलिंग फोर्स में बॉडी पर लगने वाले वो एक्सटर्नल फोर्सेस लिए जाते हैं जो मोशन की लाइन के अलोंग लगते हैं। जिस दिशा में मोशन हो रहा होता है उस डायरेक्शन में उस लाइन के अलोंग लग रहे होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इस वाली बॉडी को ध्यान से देखो, मोशन वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल। तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक 2mg और एक t। बॉडी नीचे जा रही है, नीचे, प्लीज ध्यान दें, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, मार्क करें और समझें। बॉडी नीचे जा रही है तो 2mg वाला फोर्स खींच रहा है, पुलिंग फोर्स है, और जो t लग रहा है वो उल्टा लग रहा है, ये अपोजिंग है। तो अगर मुझे इस बॉडी पर पुलिंग लिखना हो मोशन की दिशा में तो हम लिखेंगे 2mg माइनस t। क्या लिखेंगे? अभी आप लोग नोट मत करिएगा, मैं फाइनल करेक्शन करूंगा उसमें। तो इसमें लिखने जाएंगे नेट पुलिंग फोर्स के नाम पर 2 लिखना मत, 2mg माइनस t नेट फोर्स हो गया जिसको नीचे की तरफ खींच रहा है, और ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर, तो इसे पुल कर रहा है टेंशन और अपोज कर रहा है कौन? mg। तो t माइनस mg हो गया इस पे पुलिंग फोर्स। क्या हो गया? t। इसको भी जोड़ दो, t माइनस mg। तो तुम देखते हो टेंशन एक जगह, ये नीचे जा रही है, एक बॉडी पे टेंशन अपोज कर रहा है,
और ये ऊपर जा रही है, एक बॉडी में टेंशन सपोर्ट कर रहा है, तो टेंशन हमेशा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। इस मेथड में टेंशन हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो स्ट्रिंग दो बॉडी के बीच में कनेक्टेड है, जो स्ट्रिंग दो बॉडी के बीच में कनेक्टेड है, उसका टेंशन नहीं लिया जाता। इस मेथड में लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो नेट पुलिंग फोर्स कैसे लिखना है फिर? अब भूल जाओ, ये टेंशन हमें नहीं लेना है, ठीक है। अब समझो, नए सिरे से देखते हैं। टेंशन हमें लेना नहीं है और हम उन्हीं फोर्सेस को कंसीडर करेंगे जो मोशन के लाइन के अलोंग लग रहे हैं। मोशन के परपेंडिकुलर वाले फोर्स नेट पुलिंग फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते। कौन नहीं कंट्रीब्यूट करता? मोशन के परपेंडिकुलर वाले फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो मोशन अगर ऐसे हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर अगर ऐसे फोर्स कोई लग रहा होता तो उसको भी नहीं लेते। तो मोशन के अलोंग केवल दो फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पर, इसको हमें लेना नहीं, इसको लेना है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहा होता है तो उसे पुलिंग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर 2mg हमारा आ जाएगा पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो। फिर इस बॉडी का तो समाप्त हो गया। अब इस पे आ जाएंगे। ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है सेम एक्सेलरेशन से, टेंशन हमें लेना नहीं है, mg हमें लेना है। बॉडी ऊपर जा रही है, mg नीचे लग रहा है। पुलिंग है कि अपोजिंग है? मोशन का विरोध कर रहा है, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो बेटा ये लिखा है पुलिंग फोर्स, ये लगा है अपोजिंग फोर्स, ये हो गया नेट पुलिंग फोर्स। क्या हो गया? और टोटल मास लिख देना है दोनों को जोड़ के m+2m। तो यहाँ से हमारा एक्सेलेरेशन अगर चाहिए तो हमें डायरेक्टली एक्सेलेरेशन की वैल्यू g/3 मिल जाएगी। कोई भी सवाल होगा डायरेक्टली मिल जाएगी। हाँ, अगर तुमको टेंशन निकालनी है तो T - mg = ma, फिर तो न्यूटन्स लॉ तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझो। अब बहुत सारे सवाल, मान लो जैसे बेटा यहाँ पर मैंने एक सवाल दिया, यहाँ पर एक सवाल बहुत ध्यान से देखिए हमने दिया। एक बॉडी ये लटका दी, एक बॉडी ये लटका दी, एक ये, और इधर पे मैंने 4 बॉडी लटका दी, 5 लटका दी। चलो हर एक बॉडी mm मास की है, mm मास की, m m m m। हमें पता है ये लोग नीचे आएंगे, ये लोग ऊपर जाएंगे। अब मुझे इसमें एक्सेलरेशन लिखना है, मुझे एक्सेलरेशन लिखना है। तो एक्सेलरेशन देखो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। अगर मैं इधर से देखूं तो ये टेंशन, ये टेंशन, ये सब टेंशन एक भी नहीं आएगा, सब इंटरनल टेंशन मान लो। तो इधर अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा वेट कितना पुलिंग फोर्स हो जाएगा नीचे? कितना हो जाएगा बोलो? 5mg पुलिंग फोर्स हो जाएगा नीचे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगेगा। ये सब ऊपर जाएंगे, ये सब ऊपर जाएंगे, ये वाले ये नीचे जाएंगे तो 5mg नीचे लगेगा, ये ऊपर जाएंगे 3mg नीचे लगेगा। तो अपोजिंग हो जाएगा ना पूरा पूरा 3mg। और टोटल मास क्या है सिस्टम का? 8m। तो बड़े आराम से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? g/2 2/8 g/1/4 हो जाएगा ना। ऊपर 2mg आएगा, नीचे 8m आएगा, 2/8 हो जाएगा 1/4। तो आप देख सकते हो कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g/4 होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम डायरेक्टली एक लाइन में कर सकते हैं। एक और देखो सवाल ध्यान से। तो जैसे मान लो, लेकिन अगर ऐसा सरफेस है, ऐसा, ये मान लो 2m मास है, ये क्लैंप है और ये m मास है। इस वाली बॉडी पे mg खींच रहा है, ये टेंशन लग रहा है, बॉडी पे ऐसे टेंशन लग रहा है, ये 2mg ऐसे लग रहा है, ये नॉर्मल ऐसे लग रहा है। इसका मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, इसका मोशन ऐसे हो रहा है। और हमें डायरेक्टली एक लाइन में आंसर लिखना है। देखो ये वाली बॉडी नीचे जा रही है, बताइए क्या हमें टेंशन को लेना है? क्या नीचे इसको लेना है? प्लस या माइनस? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव, mg पॉजिटिव। ये हो गया पुलिंग फोर्स। अब इस बॉडी पे आ जाओ, क्या हमें टेंशन को लेना है? मोशन कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? तो कौन से फोर्स लेने हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या टेंशन लेना है? नहीं लेना है। क्या नॉर्मल और mg लेने हैं? यहाँ ये तो मोशन के कैसे लग रहे हैं? केवल वही फोर्स आएंगे जो मोशन की लाइन के अलोंग। तो क्या इसमें कोई भी फोर्स कंसीडर करना है? कुछ नहीं कंसीडर करना है, तो कुछ भी इसके लिए नहीं आएगा। नेट पुलिंग फोर्स के नाम पर क्या आ जाएगा? mg डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो गया? m+2m। तो डायरेक्टली a की वैल्यू यहाँ से आप g/3 लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो a = g/3। बड़े आराम से यहाँ a = g/3 आप लिख सकते हो।
एक सवाल और देखेंगे फिर आप कॉपी करिए। एक क्लैंप यहाँ लगाई मैंने, यहाँ पर ये एक मास यहाँ लगाया ऐसे, एक क्लैंप यहाँ लगाई और एक मास यहाँ लटकाया। ये मास m है, ये मास 3m है और ये मास 2m है। ये मास m 3m 2m है। पहले तो मुझे ये बताइए ये फिक्स्ड है, यहाँ से कौन खींच रहा है mg, यहाँ से कौन खींच रहा है 2m। मुझे बताओ कौन सी बॉडी नीचे जाएगी कौन सी ऊपर। अच्छा इस वाले का 3mg तो बेकार है, वो तो नॉर्मल से निपटा दिया उसको। बताओ कौन ऊपर जाएगा, mg वाला ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा है ना बेटा, तो ये a से ऊपर जाएगा। ये किधर जाएगा, बाईं तरफ a से। ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ a से। अरे जाएगा क्या। अब देखना जरा a की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। मल्टीपल बॉडी के केस में और इजी महसूस होगा। न्यूटन्स लॉ लिखने जाओगे, एक इसके लिए लिखोगे, एक इसके लिए लिखोगे, एक इसके, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए। इसमें आपको नेट पुलिंग फोर्स मेथड सवाल को इजी करेगा। एक एक पकड़ते हैं, इधर से पकड़ते हैं बॉडी। देखो इस वाले धागे में अगर टेंशन T1 ले लोगे, यहाँ भी T1 होगा, यहाँ T2 होगा, यहाँ T2। मुझे बताओ ये बॉडी नीचे जा रही है, कौन सा फोर्स लिखा जाएगा 2m। क्या टेंशन लिखना है, तो क्या लिख दे रहा हूँ मैं 2m। ये वाली बॉडी, अब इस बॉडी से पकड़ो, क्या नॉर्मल लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, मोशन के नहीं लिखते। क्या इसका 3mg लिखना है, ये भी देखो मोशन इसका ऐसे हो रहा है, अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो ये वाले फोर्स नहीं लिखने। क्या T1 और T2 लिखने हैं, टेंशन हमें लिखने नहीं, तो इसमें कुछ नहीं लिखना हमको। ठीक, इस वाली बॉडी से पूछो भैया ये ऊपर जा रही है, ऊपर, क्या ये टेंशन लिखना है, नहीं लिखना है। फिर क्या लिखना है mg, प्लस की माइनस, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और mg नीचे लग रहा है। यानी इस सिस्टम में जो नेट पुलिंग फोर्स होगा वो केवल इन दोनों के बॉडी के वेट से ही बनेगा। उधर उसका वेट प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। क्या बेटा इतनी बात समझ में आ गई। टेंशन हमें लेना नहीं है इसमें, है ना। और इस वाली बॉडी का नॉर्मल और वेट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मोशन के कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर। तो बेटा 2mg माइनस mg और डिवाइड बाई टोटल मास जोड़ो बेटा, m प्लस 3m प्लस 2m। तो m प्लस 2m प्लस 3m, तो g/6 आ जाएगा इसका आंसर। एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा g/6। तो इस मेथड से हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। अब आप फटाक से लिख लें सारी बातों को। और अपने शब्दों में नोट लिख लीजिएगा। नेट पुलिंग फोर्स में 2 पॉइंट की, 2 बॉडी के बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसके टेंशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा और मोशन की लाइन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। चाहे आप लिख लो, बाद में मैं नोट लिखवा दूंगा, है ना।
लिख लिया ना इतना? जल्दी लिखो। अब कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो अगर किसी का मिस हुआ है तो मुझे बताना, तो मैं जेई मेन का जो मेरे पास वीडियो है जेई वालों का वो भेज दूंगा। तो उसमें जो एक आधा बड़ा सवाल होगा वो छोड़ देना, बाकी 80% तो वही होगा जो तुम लोग को पढ़ाया है। क्योंकि पहला लेक्चर है बेसिक लेक्चर पुली का, तो वो सेम ही होता है। तो अगर किसी का मिस हुआ है तो मुझे मैसेज करना, ठीक है? आ भी गया मैसेज। तुम लोग मैं गोले गोले मारने में जितने प्रचंड माहिर हो, ठीक। तो आगे आगे के बाद जब मैं कहूँ कि मैंने नेट पुलिंग फोर्स मेथड ख़त्म कर दिया, अब मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तब तुम अपना प्रश्न रखा करो। वैसे अच्छी बात है मन में प्रश्न आना, लेकिन तुम ये नहीं सोचते हो कि सर के मन में भी चल रहा होगा शायद सर अभी कराएंगे आगे। नहीं सोचते तो सोचा करो, क्योंकि हम जब कुछ कराते तो छोड़ते नहीं। अगर कुछ भी नीट में आ सकता है तो कराएंगे ज़रूर। इसलिए कोशिश करो, इस बात पे फोकस करो जो पढ़ाया जा रहा है। उसमें कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो, सब कराएंगे भाई। चलो कुछ आंसर्स निकाल के दिखाओ मुझे। लिख लिए सारे? बहुत ही गधे हो तुम लोग, मतलब धीमे धीमे लिखते हो। सूप गर्म है वो भी नहीं पी सकता, समय का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा।
एक सवाल का आंसर बताओ। ये 6 किलोग्राम की बॉडी है, ये 3 किलोग्राम की बॉडी है, ये 1 किलोग्राम की बॉडी है, चलो एक्सेलरेशन बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन। जी की वैल्यू 10 ले सकते हो। ये आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 87 है, पेज नंबर है 11। क्या आंसर आएगा? फाइव आ रहा है। ये 5 किसका आ रहा था? इधर से, इधर से आ रहा है। किसका 5 आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 करेक्ट है। चलो बताओ कैसे करोगे। यहाँ पर ये 1G लगेगा, यहाँ नॉर्मल और वेट का कोई मतलब नहीं है, पुलिंग में आएगा नहीं। ये 3G लगेगा, ये नीचे आएगा, ये सेम एक्सेलेरेशन मैग्नीट्यूड होगा, सेम राइट जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा? 3G पुलिंग फोर्स, टेंशन लेना नहीं, mg नॉर्मल लेना नहीं, टेंशन लेना नहीं, छोड़ो इसको। ये ऊपर जा रहा है, टेंशन लेना नहीं, mg लेना, -1G। 6 3 9 1 10, तो ये आ जाएगा 2G/10। G 10 रख देंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए डायरेक्ट लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना। चलो ये एंगल 30 डिग्री है, ये मास 4m है, 4m, और ये मास m है। चलो एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। जी भाई 5, पता नहीं यार। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से लगाओ। देखो इंक्लाइंड प्लेन पे 2 फोर्स लगते हैं, प्लेन के अलॉन्ग लगेगा mg sin थीटा, तो ये 4mg sin 30, ये टेंशन, ये टेंशन, ये mg, ये नॉर्मल लगेगा और इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा 4mg cos थीटा लगेगा ना। तो नॉर्मल 4mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा अगर चलो तो। सीख चुके हो अब तक? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यार कल रिकॉर्डिंग की जा सकती थी फिर, है ना? गलत बात है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो फोर्स है ये इसको नीचे लाएगा और ये वाला फोर्स इसको ऊपर ले जाएगा। ये नीचे लाएगा, ये ऊपर ले जाएगा। क्योंकि ये बड़ा है, 2mg है। अरे देख पा रहे हो क्या गधो? ये 2mg के बराबर है ना। अच्छा ये बताओ, ये नॉर्मल और mg cos थीटा वाले जो फोर्स हैं ये मोशन के परपेंडिकुलर है ना, तो इनको तुम शामिल करोगे नेट पुलिंग फोर्स में? नहीं करोगे ना। तो चलो बताओ क्या लिखोगे? कर दिया।
ये बच्चे ने कर दिया है। तो ये नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है? नीचे। तो बताओ नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो 4 mg। इसमें क्या हुआ था बे? 4 mg sin 30। इतनी जल्दी अचानक से आ गई, संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टेंशन हम लेते नहीं, ये दोनों हम लेंगे नहीं, टेंशन हम लेंगे नहीं, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये ऊपर जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। -mg डिवाइड बाई टोटल मास 5 है, m + 4m 5m। देखो ये 2 mg में से mg घट गया, ये ऊपर mg आया, नीचे 5m आया, कितना आ जाएगा? g/5। एक्सेलेरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। करो भैया, तुम्हारे लिए, हमसे क्यों करवा रहे हो यार? नहीं, मेरे करने के बाद भी कुछ लोग लिख रहे हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहा। खुद से प्रयास करो। इतने सवाल मैं अपने लिए थोड़े कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, ताकि तुम करके सीख जाओ। देखो भैया, करो यार, तुम करोगे तब तुम सीखोगे, समझते क्यों नहीं हो यार? मेरा छापने में लगे हुए, कितनी गलत बात है। हमें ये बात हाई स्कूल में समझ में आ गई, तुम्हें अभी तक क्यों नहीं समझ में आ रही कि मास्टर करता है तो मास्टर सीखता है, जब बच्चा सॉल्व करता है खुद से तब बच्चा सीखता है। आइए, तो यहाँ पर एक सवाल और अच्छा करो। ये वाला एंगल मान लेते हैं 53 डिग्री, ये वाला एंगल 37 डिग्री। यहाँ पर एक m मास की बॉडी है, यहाँ पर भी एक m मास की बॉडी है, ये फिक्स्ड है। sin 37 cos 53 बराबर होता है 3/5 के, और sin 53 cos 37 बराबर होता है 4/5। ठीक, तो क्या क्या बताना है? फाइंड आउट एक्सेलरेशन, और अब की बार इसमें टेंशन भी बताओ स्ट्रिंग। देखो बेटा, इससे हम एक्सेलेरेशन तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर मैं पहले आपको न्यूटन्स लॉ से करके दिखाता हूँ, फिर आप
दोनों मेथड से करेंगे, है ना बेटा। देखो इधर की तरफ लग रहा होगा, ये लग रहा होगा बेटा mg sin 53, ये बेटा लग रहा होगा mg cos 53, ये बेटा इसे n1 मान लेता हूँ नॉर्मल, ये लग रहा होगा टेंशन। इस वाली बॉडी पे ये टेंशन ऐसे लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा mg sin 37, इधर mg cos 37 और इधर नॉर्मल n2। इधर जगह नहीं तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये mg cos 37 होगा, है ना, ये वाला mg cos 37। ठीक, चलो तो अगर n1 n2 चाहिए, वैसे तो यहाँ ज़रूरत नहीं है पर मैं लिख देता हूँ, n1 होगा mg cos 53 और n2 उधर आ रहा है mg, दोनों m मास हैं तो कोई दिक्कत नहीं, cos 37। ठीक है, ये नॉर्मल आ जाएंगे, ये वाला नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल। अगर पूछ ले तो बता सकते हो। चलो अब मुझे बताओ, ये वाला फोर्स बड़ा है। देखो बेटा sin 53 की वैल्यू है 4/5 और cos 53 की वैल्यू 3/5, तो बड़ा वाला फोर्स कौन है बेटा, ये वाला है। तो ये वाली बॉडी नीचे आएगी बेटा, ये वाली बॉडी बेटा ऊपर जाएगी ऐसे। तो अगर मुझे डायरेक्ट एक्सेलेरेशन लिखना हो नेट पुलिंग फोर्स मेथड से, तो देखो ध्यान से देखो, नॉर्मल और mg cos थीटा परपेंडिकुलर होते हैं, हमको लेने नहीं होते और टेंशन हम लेते नहीं। तो देखो एक्सेलेरेशन सीधे सीधे आ जाएगा mg sin 53, ये पुलिंग फोर्स हो जाएगा, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पर ये दोनों हम लेते नहीं हैं और ये हमें लेना नहीं टेंशन। तो ये mg sin 37 अपोजिट हो जाएगा, मोशन बेटा ऊपर हो रहा होगा, ये नीचे लगेगा, तो ये mg sin 37 अपोज कर देगा। डिवाइड बाई टोटल मास कितना आ जाएगा 2m, डिवाइड बाई टोटल मास 2m। तो बेटा यहाँ पर ये देखो 4mg/5 माइनस 3mg/5, 4mg/5 माइनस 3mg/5 वैल्यू रख दी बेटा हमने, डिवाइड बाई टोटल मास 2m। तो mg/5 है, ये g/10 हो जाएगा ना बेटा, m से m कट जाएगा, ये g/5/2, 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, तो g/10। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी g/10 आ जाएगी। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन समझ रहे हैं ना। ये बेटा mg/5 ऊपर बचेगा बटे 2, 2m/1 मान लो, 2 को 2/1 मान लो, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, 5 दूनी 10 होगा ना, g/10। लेकिन अगर आपको टेंशन निकालना है तो 1 न्यूटन्स लॉ तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो चाहे आप इस बॉडी के लिए लिखें ऊपर जा रही है, चाहे आप इस नीचे वाली बॉडी के लिए लिखें। तो मैं अगर इस बॉडी के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा t माइनस mg sin 37 बराबर ma। देखो अगर ये सवाल तुमने ऐसे ना सॉल्व किया होता एक्सेलेरेशन के लिए तो तुम कैसे करते, 1 न्यूटन्स लॉ इसके लिए लिखते ऐसे और एक नीचे के लिए इसके। तो जो नीचे जा रही है उसके लिए होता है mg sin 53 माइनस t बराबर ma, और इन दोनों को तुम जोड़ देते तो भी आंसर आ जाता। ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ देते, एक न्यूटन्स लॉ उस बॉडी के लिए, एक इस बॉडी के लिए, दोनों को जोड़ दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास करके। अगर हमने जोड़ भी दिया होता तो भी आंसर आ गया। तो अगर ऐसे नहीं करोगे तो ये दोनों लिखोगे, दोनों को जोड़ोगे ए आ जाएगा, ए रख दोगे टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझना है। और अगर तुमने ऐसे करके ए निकाल लिया है तो फिर इनमें से कोई एक लिखो, कोई एक, उसमें ए डाल दो और टी की वैल्यू निकाल लो। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक, खुश। आइए कुछ सवाल और करते हैं, अप्लाई करिए उसमें। पेज नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 83 में अप्लाई कर लेते हैं, जरा देखते हैं कैसे निकलते। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 83। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 83।
पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ये एंगल थीटा है, ये एम मास ऐसे बंधा हुआ, ये पुली से जा रहा है। ये फिर क्लैंप से बंधा हुआ और ये एम मास ऐसे, ये फिक्स्ड है। इसमें ये देखना है बेटा, देखो ये तो जमीन पे रखा, ये तो घसीट नहीं रहा होगा, है ना। इसका जो mg होगा वो तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा बेटा, r बराबर mg। तो जो बॉडी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखी होती है वो पुल वुल नहीं कर पाती, वो कहती है जिधर फोर्स लगाओगे हम उधर चल देंगे, हमसे टेंशन न लो। तो देखो ये वाली ऐसा मत सोचना कि ये बॉडी इधर जाएगी, लेकिन ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो इधर कौन घसीट रहा होगा बेटा, mg साइन थीटा, ये mg कॉस थीटा और ये नॉर्मल। ठीक, ये टेंशन ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, ऐसे। तो देखो यहाँ mg साइन थीटा घसीट रहा कि नीचे आ बे, नीचे आ, लेकिन इधर कोई नहीं घसीट रहा, इधर कोई, देखो कोई घसीट रहा है क्या, टेंशन इधर ही लग रहा है। तो क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो कि ये वाली बॉडी बताओ किधर जाएगी, ये वाली बॉडी, ये वाली नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी, नीचे आएगी बेटा। तो इधर इसे किधर जाना पड़ेगा, इधर। आइए डायरेक्ट लगा देते हैं नेट पुलिंग फोर्स से। इस वाली बॉडी पे 4 फोर्स दिख रहे हैं, 4, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, नॉर्मल और टेंशन। लेकिन नेट पुलिंग फोर्स में केवल किसको शामिल किया जाएगा, mg। अब मेरे प्रश्नों के जवाब दो, mg कॉस थीटा और नॉर्मल क्यों नहीं लिए, मोशन की लाइन के परपेंडिकुलर वाले नहीं लिए जाते, और टेंशन तो हम ले ही नहीं रहे, क्योंकि टेंशन का नेट इफेक्ट 0 हो जाता है ना। तो नेट पुलिंग, अच्छा इस वाली बॉडी में क्या लिया जाए, 3 फोर्स में से कौन सा लिया जाए, टेंशन हम लेते नहीं, और r और mg मोशन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों कुछ नहीं आएगा। तो केवल पुलिंग फोर्स कौन हो जाएगा, mg साइन थीटा। अरे समझ पा रहे हो क्या, डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो गया, 2m। क्या आंसर g साइन थीटा बाई 2 आ गया। कितने लोगों ने निकाल लिया था, आधे लोगों ने लगभग। गलत बात है, पूरे लोगों को निकालना चाहिए था। चलिए m मास है, ये m मास है, ये m मास है, ये 2m मास है, ये 2m मास है। चलिए एक्सेलेरेशन बताइए, इस स्मूथ सरफेस पे रखा है, बोलो भवानी। ये तीनों वेट लटके हुए हैं, तीनों का कितना लगेगा टोटल, 3 mg। देखो ये बराबर क्या होगा, 3 mg पुलिंग फोर्स है, और इनका देखो टेंशन वेंशन लेने नहीं, mg नॉर्मल सब परपेंडिकुलर है, तो डिवाइड बाय टोटल मास कितना हो जाए, 4 4 3 7। तो मुझे लग रहा है a बराबर 3g/7 आएगा। तुम लोग पता नहीं क्या बता रहे हो, यही बता रहे थे क्या, इसका बताओ तो जाने। ये एंगल 30 डिग्री, यहाँ पुली, यहाँ 4m मास, यहाँ m, यहाँ 2m मास,
वेरी गुड, वेरी गुड। गलत जवाब। G/5 गलत जवाब, बहुत गलत जवाब। किशन आगे खोल के देख। G/7 इज द राइट आंसर। बहुत जल्दी में रहता है। नहीं, वो देख नहीं पाया मास। इधर 2m मास है, उधर 4m है, इधर m है। बहाना बना रहा। ये तो वही हो, हमारे गांव में एक पहलवान था, वो जब हार जाता था तो कहता था कि हम आज खाना खा के नहीं आए थे, कमजोरी थी या 2 दिन से बुखार आ रहा था। तुम भी वैसे हो, गलत हो गया तो कह रहा चमक रहा है, वारे बाजी। बताओ मेरे देशवासियों, बेटा देखो इसका पुलिंग फोर्स क्या होगा। अब तो देख के लिखने लगो। यहाँ से क्या होगा, 4mg मतलब बर के फोर्स बनाओ sin 30, और यहाँ क्या होगा 2mg sin 30। तो A बराबर क्या आ जाएगा, 4mg sin 30 उधर से खींचेगा, बाकी तो कुछ आएगा नहीं उसमें, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, और इसमें ये ऊपर जाएगा, नीचे लग रहा है तो -2mg sin 30। sin 30 कितना होता है, 1/2, 2 2 1 3 4 3 7, टोटल मास कितना है 7m। ये 2mg हो गया, -mg ये mg डिवाइड बाई 7, तो G/7, G/7 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, G/7। अब मान लो कोई तुमसे धीरे से पूछ दे कि भैया इस वाले में टेंशन बता दो कितना है, तो क्या तुम इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिख लोगे? बोलो क्या लिखोगे, T1 - 2mg sin थीटा बराबर 2ma, बोलोगे दो। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे नहीं सर हमें T2 चाहिए, इसके लिए न्यूटन्स लॉ बोलो, 4mg sin 30 माइनस T2 बराबर न्यूटन्स लॉ लिख लेना। तो ऐसा सवाल आए, मान लो T1 T2 पूछ ले, तो पहले एक्सेलेरेशन निकाल लेना नेट पुलिंग फोर्स मेथड से, फिर इस वाली बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लिख देना, T2 आ जाएगा, इसके लिए लिख देना T1 आ जाएगा। अरे लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, लिख दूं मैं एक डब्बे में। देखो इसके लिए लिखोगे T1 - 2mg sin 30 बराबर 2ma, ये आएगा। इसके लिए आएगा 4mg sin 30 माइनस T2 बराबर 4ma। और अगर इसके लिए लिखना हो देखो तो T2 ऐसे लगेगा, T1 ऐसे लगेगा, ये एक्सेलेरेशन ए से इधर जा रहा है, इधर बाईं तरफ, तो T2 माइनस T1 बराबर है। तो हो सकता है आपको न्यूटन्स लॉ की जरूरत पड़े, कॉन्सेप्ट कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आपने नेट पुलिंग फोर्स मेथड से ना लगाया होता तो आपने इस मेथड से किया होता। तो बच्चों ये हमारा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास वाला मेथड कि हम एक्सेलेरेशन को डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। इसमें एक लास्ट सवाल करिए, फिर हम लोग, मैं थोड़ा बड़ा सवाल देता हूँ, आप पकड़ने का प्रयास करिएगा। अब कठिन नहीं है, सिर्फ देखने में बड़ा लगेगा।
पुरानी। क्या भाई ड्राइंग अच्छी नहीं लग रही क्या? वो धोखे से निकल गया मुंह से। ना चलो एक्सेलेरेशन निकाल के दिखाओ। देखो सब सीरीज में कनेक्टेड है, सबका एक्सेलेरेशन सेम होगा। पहले तो ये बताओ कौन किस डायरेक्शन में चलेगा। पूरा सिस्टम बाईं तरफ जाएगा कि दाईं तरफ? ये कहाँ जाएगा? नीचे। ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ये कहाँ जाएगा? आगे। चलो लिखो एक लाइन में, ये बताओ आंसर। 2 ना 4 2 6 6 5 11 G/11 आएगा। नहीं 3G/11 आएगा। 3G/11 आएगा। तो बॉडी की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना नेट पुलिंग फोर्स मेथड आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हें अप्लाई कराने के लिए दिया गया। तुम भी समझ रहे होगे ये नहीं आएगा, ऐसे दे दिया मैंने कि थोड़ा तो देख लो अप्लाई कर। अरे नहीं आया कम वक्त। देखो ये पूरा का पूरा नीचे लगेगा 4mg, इनका कुछ नहीं आने वाला। अब देखो ये ऊपर जा रहा है ऊपर, तो नीचे लगेगा क्या? -2mg sin 30। इनका कुछ नहीं आने वाला। डिवाइड बाई टोटल मास 11m, 3mg/11m। इतनी सी बात है बस। बोलो सांबा। डन। एक वैसे ये बहुत कम आता है, लेकिन हमारे असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन है। मैकेनिकल एडवांटेज देख लो।
मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली या पुलिंग मशीन। देखो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुलिंग मशीन, देखो बेटा होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि पुली का प्रयोग करके, एक या एक से ज़्यादा पुली का प्रयोग करके हम किसी बॉडी को लिफ्ट करना है, क्रेन वगैरह में जब चीज़ों को, भारी वस्तुओं को उठाना होता है तो हम पुलिंग मशीन बोलते हैं, बहुत सारी पुली का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग लिखते हैं लोड, कितना लोड, उसको उठाने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना उठा रहे हैं और उसके लिए एफर्ट कितना है। कई बार हम लोग इसे W अपॉन P लिख देते हैं, P एफर्ट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। एफर्ट मतलब जो तुम फोर्स लगा रहे हो, है ना, या ऐसे लिख लो कितना W, कितना वेट उठाना है और उसके लगाने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है, ऐसा समझ लो। एफर्ट का मतलब है हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और हम कितना वेट उठा। मान लो हमने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और 100 न्यूटन की बॉडी को उठा दिया, तो मैकेनिकल एडवांटेज 10 हो जाएगा। जनरली ऐसी मशीन बनाई जाती हैं, मतलब ऐसी मशीन हमें चाहिए इंजीनियरिंग में जिनका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा हो। मैं समझाता हूँ। जैसे सिंगल पुली की बात करें, सिंगल पुली की बात, मान लो ये पुली है बेटा, मान लो एक ही पुली का प्रयोग कर रहे हो आप, यहाँ पर एक वेट लगा रखा है W। W क्या होता है? mg होता है, ध्यान रहे, W इज़ mg, m मास है तो W डेफिनेटली mg होगा, है ना। ये W वेट आपको उठाना है और आप यहाँ से उठा रहे हो, तो आप इसे, अब मान लो हम आप ही को बना देते, तो आप यहाँ पे आप उठाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, अगर इसे उठाना है तो ये वाला देखो, इसमें टेंशन कितना होगा, इसमें टेंशन T होगा, इसमें भी कितना होगा, T होगा। तो आप जो एफर्ट लगा रहे हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो किसके बराबर लगा रहे हो, तो और वही और इसे अगर उठाना है और ये होल्ड रखना है, मान लो धीरे धीरे ऊपर उठाना है, तो T की वैल्यू यहाँ किसके बराबर होगी, अरे T ही तो W से बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ पे W नीचे लगेगा ना, W मतलब mg नीचे लगेगा। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा वो W अपॉन एफर्ट, W उठा रहे हैं और एफर्ट हमारा टेंशन के बराबर है, क्योंकि हम ही तो फोर्स लगा रहे हैं डायरेक्टली टेंशन पे। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ किसके बराबर है, W के बराबर। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल पुली का कितना होता है, 1। तो ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर हमें W फोर्स लगा के उठाना है तो इतना सब पुली काहे लगाएंगे फर्जी में। 20 न्यूटन के लिए 20 न्यूटन ही लगाना तो सीधे उठा लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो ये प्रेफर नहीं किया जाता, ये मैकेनिकल एडवांटेज एक से थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, तभी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। पहले समझ लो ध्यान से, जो फोर्स हम लगा रहे होंगे पकड़ करके, एफर्ट जो हम लगा रहे होंगे वो नीचे आएगा और W ऊपर आएगा। तो ऊपर तो W रखना है, अब हमें ये देखना है कि T की वैल्यू क्या होगी, हमारा जो एफर्ट है वो कितना होगा। तो चूंकि डायरेक्टली वही रस्सी कनेक्टेड है बॉडी से और इसे उठाने के लिए कम से कम T की वैल्यू W के बराबर तो होनी चाहिए ना, तो T बराबर W हो जाएगा यहाँ से। तो जो T की वैल्यू है, जो एफर्ट है, वो टेंशन है हमारा, और टेंशन की वैल्यू यहाँ W के बराबर है। एक एग्जाम्पल और देखो, फिर तुम लिखना। जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहते, यहाँ पर मान लो ये कहानी है कुछ इस तरह की, यहाँ पे एक W अपने वेट लटका है, इसको उठा रहे हैं और यहाँ से इसको फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं। मन हो सकता है आदमी ना बनाया जाए, तो मैं ऐसे समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। इस वाले धागे को आदमी खींच रहा है और इसको होल्ड करना है, उठाना है। ये पुलिंग मशीन है, क्रेन वगैरह में मल्टीपल पुली होती है, यही कंसेप्ट होता है, जो क्रेन हमारी भारी भारी चीज़ों को उठाती है। तो यहाँ मल्टीपल पुली लगाई हैं। मान लो कि ये बंदा जो फोर्स लगा रहा है, ये इसमें F लगा रहा है, F या टेंशन ही मान लो, तो ये धागे को नीचे खींच रहा होगा, धागा इस पे ऊपर टेंशन लगा रहा होगा और ये धागे पे नीचे खींच रहा होगा। तो यहाँ जो एफर्ट की वैल्यू होगी, एफर्ट की वैल्यू जो आदमी फोर्स लगा रहा है वो टेंशन के बराबर हो जाएगी। और सोचो अगर ये T है तो ये T होगा, ये T, सेम धागा है, सेम। बताओ इसमें कितना होगा, ये मेन आर्म हो जाएगा ना, T तो इसमें कितना होगा 2T।
फिर देखो ये वाला धागा, देखो सेम धागा है, देख रहे हो ये सेम, तो इसमें कितना होगा 2t, 2t इसमें 2t इसमें, तो बताओ इसमें कितना होगा। अब सोचो विचार करो कि तुमने जो फोर्स लगाया था रस्सी पे वो कितना लगाया था, t लगाया था, पर बॉडी पे कितना लग रहा है, तुम्हारे फोर्स का 4 गुना लग रहा है बॉडी पे। तो अगर इसे उठाना है तो कौन किसके बराबर होना चाहिए, 4t की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, w के। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, w बाई, क्या यही हमारा एफर्ट है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सोचो आपको जो टेंशन, आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो w के बराबर नहीं लगाना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो w बाई 4, यानी 40 किलो की अगर ये बॉडी है तो 10 किलोग्राम के वेट के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा w बाई 4 ही से। मतलब आप यहाँ w बाई 4 फोर्स लगाओगे और ये बॉडी w वेट की उठे, 1/4 फोर्स से ये बॉडी उठ जाएगी। तो आसान हो गया ना तुम्हारे लिए चीज़ों को उठाना। सीधे उठाते अगर इसको तो w के बराबर फोर्स लगाना पड़ता, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे t फोर्स लगा रहे हैं, ये t, ये वाला t हो गया पूरे में t, ये t और t इसमें 2t हो गया, ये सेम धागा है, टेंशन सेम रहेगा, तो 2t इसमें कितना हो गया 4t। तो यहाँ पर अब तुम देखो जो तुम फोर्स लगा रहे थे यहाँ पे t, उसका 4 गुना मिल रहा है बॉडी को। तुम तो 10 ही न्यूटन लगा रहे हो पर बॉडी को 40 न्यूटन लग रहा है, तो 40 न्यूटन की बॉडी को उठा देगा वो। यानी अगर मुझे w वेट की बॉडी उठानी हो तो 4 to t बराबर w हो जाना चाहिए। तो t जो हमारा फोर्स है वो तो w बाई 4 हो गया है ना, जो हमने लगाया एफर्ट, जो हमने एफर्ट लगाया है, जो हमारा एफर्ट है वो तो हमारा w बाई 4 के ही बराबर हो गया ना। तो आप देखिए एक w वेट की बॉडी, mg वेट की बॉडी mg बाई 4 फोर्स लगा के आपने उठा लिया, 1/4 फोर्स से आपने मात्र उठा लिया बॉडी को। बात समझ रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया यहाँ पर, मैकेनिकल एडवांटेज होता है w वेट अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, जिसको उठा रहे हो और कितना एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट हमारा टेंशन के बराबर है। तो w और t की वैल्यू, t की वैल्यू w बाई 4 आई है, तो ये w बाई 4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया 4 हो गया। ये प्रेफर की जा सकती, ये मशीन अच्छी है हमारे लिए क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है। तो हम ये कोशिश करते हैं इंजीनियरिंग में कि ऐसी मशीन बनाई जाए, इन्हें पुलिंग मशीन कहा जाता है, पुलिंग मशीन। तो पुलिंग मशीन का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से बड़ा मैकेनिकल एडवांटेज पाने के लिए हम 2, 3, 4, 5 जितनी ज़्यादा पुली बढ़ाते चले जाओगे उतना मैकेनिकल एडवांटेज अभी हम बढ़ा सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा भी सवाल में तो बना ही सकता है। ऐसी मशीनें बनाई नहीं जाती जिनका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा हो, लेकिन ऐसा बना हम देखें तो बना सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये है, ये W है और यहाँ फोर्स लगा रहे हो आप। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें आप टेंशन लगाओगे नीचे। अब देखो यहाँ पर उल्टा कर देना चाहिए मुझे मेरे साथ, अगर यहाँ टेंशन यहाँ T ले लोगे तो ये देखो ये मेन आर्म है, 2 गुना होता है, तो इन दोनों में टेंशन कितना लेना पड़ेगा T बाई 2, T बाई 2। तो T बाई 2 ना हो जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें T मान लेता हूँ, इसमें T मान लेता हूँ, तो इसमें कितना हो जाएगा 2T, इसमें कितना हो जाएगा 2T। तो जो तुम एफर्ट लगा रहे हो वो कितना है इस बार 2T, और T बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर W। तो देखो जरा कितना आएगा। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज अगर निकालेंगे तो लोड हो गया W और एफर्ट लगा रहे हो 2T, और T की वैल्यू देखो, T की वैल्यू W के बराबर, भाई इसे उठाना है तो T बराबर W होगा, तो W डिवाइड बाई 2W, तो 1/2। ये बकवास मशीन है, ये नहीं चाहिए हमको। इसमें तो छोटी बॉडी के लगाने के लिए उठाने के ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। सोचो ना, T बराबर W है तो जो 2T हो जाएगा वो 2W हो जाएगा, तो यानी W को उठाने के लिए 2W के बराबर फोर्स लगाना पड़ रहा है, 2 गुना लगाना पड़ रहा है। 10 किलो की बॉडी के लिए 20 किलो का वजन रखना पड़ेगा यहाँ, तब जाके उठेगी। तो ऐसी मशीनें बेकार, ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से 1 छोटा है, ये नहीं चाहिए हमको। ऐसी मशीन कोई नहीं बनाई जाती, हमें ऐसी मशीनें चाहिए जिनका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। एक आध बार ही आया तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, और भी बातें होती हैं, बट जो सवाल हमारे नीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं एक आध बार मेडिकल में, उन्हीं सवालों को ही चर्चा कर रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है। तो लिख लो शुरू से। लोड वो है जो
बॉडी जिसको उठाना है, एफर्ट वो है जो हम फोर्स लगा रहे हैं। बाहर जाओगे 2 मिनट में। आ जाओ ना। तो इसमें लिख लेना ये बेकार मशीन है। ये अच्छी मशीन है।
इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज बताओ। लिख लिया था नहीं वाला? लिखना था? कैसे लिखना था? एक जरा बना के दिखाओ। ये एक वेट है W, फाइंड आउट मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आइए तो अगर यहाँ पर इसमें टेंशन T मान लें, ये T, ये मेन आर्म 2T हो जाएगा, तो 2T बराबर हो जाएगा W अगर इसे लिफ्ट करना है, ठीक है। T बराबर हो जाएगा W/2। तो जो एफर्ट है वो टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेट अपॉन एफर्ट। एफर्ट हमारा टेंशन है यहाँ पर, W डिवाइड बाई टेंशन। टेंशन की वैल्यू W/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आएगा। ये मशीन यूज़ की जा सकती है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है। आप ये भी समझें इस बात को कि आपको जो टेंशन लगाना पड़ रहा है वो आधा वेट का, यानी वेट से आधा फोर्स लगाओगे, उठा ले जाओगे। अगर 100 किलोग्राम की बॉडी का वेट 1000 न्यूटन है तो 500 न्यूटन फोर्स से बॉडी उठ जाएगी। मैं 10 पुली लगा करके ये मैकेनिकल एडवांटेज बहुत बढ़ा सकता हूँ, 200 कर सकता हूँ। तो 2 कुंटल की बॉडी में 1 किलो की बॉडी की लटका दोगे, उठा देगी। हाथी उधर हाथी लटका दोगे, इधर चूहा लटका दोगे, उठ जाएगा, है ना। लेकिन इसका जो सबसे भयंकर रूप होता है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट में ज़्यादा बेहतर यूज़ होता है। मतलब ये अलग कंसेप्ट है, ऐसा ही कंसेप्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी है। वहाँ हम पास्कल्स लॉ का प्रयोग करते हैं। धर्म कांटा वगैरह पे ट्रक, बड़े बड़े ट्रक को मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है, ठीक। अब हम थोड़ा सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की तरफ देख लेते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है? आ गया था मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। एफर्ट मतलब जो हम उसे फोर्स लगा रहे हैं, हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है उस लोड को उठाने के लिए, वो हमारा एफर्ट। एफर्ट को P से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो आदमी है, यहाँ एक मशीन होगी जो इस धागे को पुल कर रही होगी। तो मैंने इंसान दिखा दिया, तो इंसान भी तो मशीन ही है एक तरह से, थोड़े अंतर है बस। आइए बेटा एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहा जाता है।
वैसे कंस्ट्रेंड मोशन नीट के सिलेबस में नहीं है, पर एक आध बार उनके हाथ से सवाल फिसल गए हैं, तो जितना फिसला है और जितना फिसल सकता है उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बहुत विशालकाय रूप है कंस्ट्रेंड मोशन का। तो दो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, एक तो सिंपल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है, और एक अब तक जो तुमने पुली में सवाल किए उनमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू सब में सेम थी। तो अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू डिफरेंट होगी तो हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलेरेशन, वो भी समझेंगे। पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की सरल भाषा समझो। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ये कहता है, अब एक बात बताओ मुझे, कि अगर दो आदमी हैं और दोनों आदमी के बीच में एक रस्सी बंधी है, विचार करके जरा बताइए मुझे, और दोनों आदमी एक सीधी सड़क पे दौड़ रहे हैं, एक v1 वेलोसिटी से एक v2 वेलोसिटी से, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रस्सी टाइट है। कैसी है? टाइट। ना ही रस्सी टूट रही है, ना ही रस्सी ढीली हो रही है। तो v1 और v2 में कौन बड़ा कौन छोटा, क्या रिलेशन होना चाहिए? v1 बड़ा होना चाहिए v2 से कि v2 बड़ा होना चाहिए v1 से? अगर v2 बड़ा हो जाए v1 से तो क्या हो जाएगा? ढीली हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? अगर ना समझ पा रहे हो, दो लोग जाना, रस्सी लेना मार्केट से, अपने अपनी कमर में बांधना और दौड़ जाना। पीछे वाला अगर ज्यादा तेज दौड़ा, बेटा पीछे वाला अगर ज्यादा तेज दौड़ेगा तो सोचो ये ज्यादा चलेगा ये कम चलेगा, तो बीच का गैप घट नहीं जाएगा, तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, स्लैक हो जाएगी। तो अगर ढीली पड़ जाएगी तब अगर v2 बड़ा होगा v1 से, लेकिन हम तो कह रहे ढीली नहीं पड़ रही, मतलब v2 v1 से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो ढीली पड़ जाएगी। और v1 v2 से बड़ा होगा तो रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि बीच का गैप बढ़ेगा, और रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग जो है हमारी वो इनएक्सटेंसिबल है। तो v1 अगर v2 से बड़ा हो गया, ये ज़्यादा चला ये कम चला, तो बीच का गैप बढ़ जाएगा, तो धागा टूट जाएगा। तो अगर धागा टूट भी नहीं रहा है, अगर धागा टूट भी नहीं रहा है और ढीला भी नहीं पड़ रहा है, तो ये एक ही तरह से हो सकता है कि v1 किसके बराबर हो? v2। यही लॉजिक है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कि अगर कोई रस्सी होती है बेटा, तो रस्सी के दोनों पॉइंट, अगर रस्सी ये टाइट है तो अगर ये v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये अगर a1 एक्सेलेरेशन से इधर जा रहा है, ये a2 एक्सेलेरेशन से अगर इधर जा रहा है, एक्सेलेरेशन को छोड़ ही देते हैं, वेलोसिटी पे रखते हैं, एक्सेलेरेशन में चीज़ें बदल जाती हैं। तो स्ट्रिंग अगर ये टाइट है, अगर ये स्ट्रिंग टॉट है हमारी, तो v1 v2 क्या होंगे? आपस में बराबर। और अगर एंगल पे भी मामला, मुद्दा ये तो सिंपल केस है, अगर ये स्ट्रिंग के एंगल, मान लो एक ये वाला रस्सी का पॉइंट है वो v1 वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है θ1 एंगल पे, और ये b वाला पॉइंट है ये v2 से ऐसे जा रहा है θ2 एंगल पे, और ये स्ट्रिंग की लंबाई और ये स्ट्रिंग टॉट है। तो भैया अगर ये स्ट्रिंग हमारी खिंची हुई है, टाइट स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट कर लोगे आप। यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर वाले से मतलब नहीं होगा, ये v1 cos θ1, ये v1 sin θ1, ये v2 cos θ2 और ये v2 sin θ2। तो जो स्ट्रिंग के अलोंग है, स्ट्रिंग की लंबाई के अलोंग, जो लेंथ है स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग के अलोंग आपको देखना है बस, केवल अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी होगी। अगर ये स्ट्रिंग टाइट है, इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं, ना ये ढीली पड़ रही है ना ये टूट रही है, तो रस्सी के अलोंग जो, भाई ये वाले जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाले, ये तो रोटेट कर सकते हैं, धागा रोटेट हो सकता है, लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट है ये बराबर होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट हो गए तो या तो स्लैक हो जाएगी धागा या तो टूट जाएगा। तो कौन कौन बराबर होना चाहिए बताओ जरा सा? v1 cos θ1 बराबर होना चाहिए किसके? भी यही हमारे स्ट्रिंग कंस्टेंट का जो मुख्य लॉजिक है, जो कंसेप्ट है इसके पीछे का, वो ये है कि रस्सी की लंबाई बदल नहीं रही है और रस्सी टाइट है, तो रस्सी के अलोंग, स्ट्रिंग के अलोंग दोनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी ये लेंथ हमारी चेंज नहीं होगी। अगर v1 cos θ1 बड़ा हुआ पीछे से, पीछे वाली गाड़ी तेज भागी तो बीच का गैप घटेगा। आप सोचिए ना, प्रैक्टिकली सोच सकते हो, दो गाड़ी वाले जा रहे हैं और पीछे वाले ने तेज भगा दी तो उसके करीब नहीं जाएगा,
बीच का गैप कम होता जाएगा, रस्सी ढीली पड़ जाएगी, ढीली नहीं पड़ रही है, और आगे वाले ने तेज़ भगाया तो बीच का गैप बढ़ेगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में ज़्यादा हो गई तो रस्सी टूट जाएगी आपकी। तो ना तो ये इससे बड़ी हो सकती है और ना ये इससे बड़ी हो सकती है, दोनों बराबर ही होंगे अगर धागा टाइट है और टूट भी नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो धागे के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इतनी बात फटाक से लिखो, फटाक से। टॉट, टाइट का वो क्या बोलते हैं, कौन सा फॉर्म? अब स्पेलिंग शायद यही होती है, हो सकता है मैं गलत हूँ। GST नहीं होती, चेक करो गूगल पे। मैं क्लेम नहीं कर रहा, मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन शायद ये सही है। चेक करूँ? कितने लोगों को लग रहा है सही लिखा है? सब सही लिखा है। स्ट्रिंग इज सही है। इस कॉन्सेप्ट पे हमारे असाइनमेंट में 2 सवाल हैं, पेज नंबर 12 पे 96-97। तो मैं एक सवाल इस पे कराता हूं। पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर एक पुली है बेटा, और ये पुली क्लैंप के सहारे है, और इस पॉइंट को v वेलोसिटी से ले जा रहा है। ये अपने फेयर नोट्स में इसके जस्ट थ्योरी के बाद एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखिए आप इसको ना। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, एक बॉडी है जो फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखी, मतलब फ्लोर पे रखी, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, v1 मान लेते हैं। इस पॉइंट को कोई आदमी P पॉइंट को पकड़कर v वेलोसिटी से ऐसे घसीट रहा है, और ये बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। तो हमसे ये पूछा गया है कि बताओ v1 की वैल्यू थीटा के टर्म में और v के टर्म में क्या होगी। v1
इस बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास कितना, ऑफ कोर्स ये बॉडी हॉरिजॉन्टल जाएगी। तो बेटा हम इसको सेम लॉजिक से करेंगे, बेटा अब ध्यान से समझना यार, है ना। बेटा बताओ अगर ये वाली बॉडी v1 वेलोसिटी से आगे जा रही है तो बॉडी से जुड़ा रस्सी का ये वाला पॉइंट, रस्सी का, क्या ये भी उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा? अब मुझे रस्सी के 2 पॉइंट मिल गए, एक और बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने और सेम रस्सी का ये वाला एक पॉइंट ले लिया। और ये रस्सी हमारी टाइट रहने वाली, क्योंकि उधर से खींच रहा है, एक बंदा पकड़ के खींच रहा है, तो ये रस्सी टाइट होगी, ना तो इसकी लंबाई बढ़ेगी ना ही लंबाई घटेगी। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाने वाले हैं बेटा, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। हमने क्या सिखाया आपको कि दोनों पॉइंट की वेलोसिटी के वो कंपोनेंट बराबर करने जो धागे के अलोंग हो, अलोंग द स्ट्रिंग हो। ये वाली जो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है, वो बॉडी हॉरिजॉन्टल जा रही है, हॉरिजॉन्टल। ये धागे के अलोंग ऐसे थोड़े ना जाएगी, ये ज़मीन पे चल रही है इस तरह से। तो मुझे बताओ अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो v1 का ये वाला कंपोनेंट चाहिए इधर की तरफ, और ये परपेंडिकुलर है, तो बताओ ये वाला कंपोनेंट किधर आएगा? v1 cos, क्या यही आएगा? जिस तरफ एंगल होता है वो वाला कंपोनेंट cos होता है। तो भाई हमें ये वाले एंगल से मतलब है ना, हमें उस वाले एंगल से क्या मतलब? हमारा v1 तो ये है ना, तो हमें ये एंगल चाहिए ना, तो v1 cos अल्फा और v1 sin अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? 90 माइनस थीटा। क्या मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? इस दिशा में चाहिए। ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? v1 cos फाई, ये अगर v1 है ना, और ये फाई की वैल्यू कितनी दी गई है? 90 माइनस थीटा। और ये देखो ये वाली जो वेलोसिटी क्या है? धागे के ये लॉन्ग है, तो सीधे सीधे धागे के लॉन्ग है, तो v के बराबर कर देंगे। भाई यहाँ पर तो एंगल नहीं बन रहा है ना कोई, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी तो धागे के अलोंग ही है, अलोंग द स्ट्रिंग है, तो ये तो पूरी v ले लेंगे, और इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका एक कंपोनेंट ले लेंगे जो धागे के अलोंग होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा cos 90 माइनस थीटा। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, 90 में माइनस कर रहे हो तो पहला ही चतुर्थांश होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब सेम रहते, पॉजिटिव होते हैं, cos sin सब पॉजिटिव होते हैं। cos काय में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी v बटे साइन, ये इसका आंसर है। तो बहुत ही आसानी से आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करते हुए आप इस सवाल को कर पा रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे मैं चाहता हूं एक सवाल आप मुझे करके दिखाएं। ये बॉडी B है, ये v2 से जा रही है, क्या था? इस बॉडी की वेलोसिटी v2 है और ये धागा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और ये जा रहा है v1 से। फाइंड आउट relation between v1 and v2।
हाँ, जोर से बोलो। इसमें कुछ नहीं है बेटा, बॉडी की वेलोसिटी v1, बॉडी की वेलोसिटी बतानी थी। बॉडी ऐसे जा रही थी हॉरिजॉन्टल, तो हमने कहा कि बॉडी की वेलोसिटी मान लिया कि v1 है, तो बॉडी से रस्सी का धागा ये बंधा हुआ है ना, तो इस पॉइंट रस्सी का जो ये एंड पॉइंट होगा इसकी भी v1 हो जाएगी। तो अब वेलोसिटी का हमें कौन से कंपोनेंट बराबर करने हैं सेम धागे में, जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग हो। तो इसका ये वाला कंपोनेंट cos 90 माइनस थीटा, वो वाला, और इसका स्ट्रिंग के अलॉन्ग v है, उसके बराबर कर दें। अबे सेम ये भी यहाँ भी करना है। यहाँ क्या होगा देखो, अगर बॉडी की वेलोसिटी v1 है, अगर बॉडी की वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी ये v1 हो जाएगी। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, v1 cos थीटा, और इधर की तरफ क्या है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग v2, तो v1 cos थीटा बराबर v2 आ जाएगा। यही तो रिलेशन आ रहा है, देखो आ रहा है क्या। क्या बताना है, क्या नहीं समझ पा रहे हो? एक जैसे दो सवाल बता दिए फिर भी समझ रहे हो, क्या नहीं समझ पा रहे बताओ। तुमने पॉइंट ही नहीं पकड़ा, शब्दों को नहीं सुनते हो ध्यान से। क्या बताया था हमने, बताओ। यहाँ हमने क्या सिखाया था अभी आपको, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बताया था? सुनते क्या हो फिर तुम लोग, कहाँ गया, बता दिया क्या हमने तुम्हें? क्या बताया था, कोई भी धागा होगा, टाइट है कोई भी धागा, कैसा भी हो वो, ऐसा हो, अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, क्या सेम करना है, क्या सेम करना है, वेलोसिटी के वो कंपोनेंट बराबर होंगे जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग है। रटने का प्रयास करते हो क्या? समझो मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं। स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा 1, और जो इधर की तरफ आएगा, ये दोनों बराबर करने हैं। दोनों एंड पॉइंट की वेलोसिटी के वो, सुन लो अभी ध्यान से फिर से, दोनों एंड पॉइंट की वेलोसिटी के वो कंपोनेंट बराबर करने हैं जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग है। अब इसमें कौन सी नई बात है? तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग पकड़ी, मैंने कहा स्ट्रिंग कहाँ है, देखो ये स्ट्रिंग है, यहाँ एक स्ट्रिंग का पॉइंट ये पॉइंट कैसे जा रहा है, v2 से, ये पॉइंट कैसे जा रहा है, v1 से, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो ये तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही लिखा है v2, तो ये तो सीधे सीधे ऐसे ही लिख दिया, इसमें कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये थीटा 1 एंगल पे है, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, बराबर होने चाहिए, दैट्स इट। क्या कठिनाई है इसमें? ये तब नहीं आता है जब तुम सवालों को देखकर रटने का प्रयास करते हो और मेन जो पॉइंट है उसको नहीं पकड़ रहे हो। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, लिखा करो अपने भाषा में अगर कभी कैसी दिक्कत आए। मेन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेन लॉजिक नहीं पकड़ोगे 10 सवाल बाद भी कंफ्यूजन बना रहेगा। मेन लॉजिक पकड़ना है। क्या है मेन लॉजिक? अगर स्ट्रिंग टाइट है और स्ट्रिंग बीच में कहीं कोई उसको मूव नहीं करा रहा है यहाँ कहीं भी, तो उसके कोई भी दो एंड पॉइंट ले लो, दोनों एंड पॉइंट की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट सेम होगा? जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगा, जो रस्सी की दिशा में होगा, जो धागे के परपेंडिकुलर वाले से मतलब नहीं है। तो मैं एक सवाल और लिखता हूं, देखो अप्लाई करो। ये वाला धागा थीटा 1 एंगल बना रहा है, ये जा रहा है v1 से,
ये जा रहा है V2 से, ये θ2 एंगल बना रहा है, स्ट्रिंग टाइट है। चलो जरा V1 V2 में रिलेशन बताओ। तो धागे का जो ये वाला पॉइंट है ये V1 से जा रहा है, क्योंकि ये इस बॉडी से जुड़ा है, तो ये वाला पॉइंट V1 उसी उस वेलोसिटी से तो जाएगा जिससे ये बॉडी जा रही है। भाई आपसे कोई जुड़ा हुआ है, अटैच है कोई बॉडी, तो आपकी वेलोसिटी के बराबर ही तो होगी उसकी वेलोसिटी। और ये वाला जो पॉइंट है वो कितने से जाएगा? V2 से। तो आप ध्यान से देखो, इसका जो कंपोनेंट होगा स्ट्रिंग के अलॉन्ग कितना आएगा बताओ? V1, तो ये ले लो V1 cos θ1। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, देखना ध्यान से, तो इसके बराबर ये सामने वाला एंगल ये θ2 ही होगा कि नहीं होगा? अपोजिट एंगल बराबर होते हैं कि नहीं? तो रस्सी के अलॉन्ग करना है कंपोनेंट, तो बताओ ये V2 का क्या कंपोनेंट आएगा? V2 साइन वाला हम बना ही नहीं रहे, हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। कौन कौन से बराबर होने चाहिए बताओ, क्या कठिनाई है इसमें? खत्म हो गया। आपको इनमें से कुछ या तो रेशियो पूछ लेगा या तो कुछ और पूछ लेगा। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कल बताएंगे। ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर दिए, जो भी डाउट जो रह गए वो आप मुझे मैसेज कर दीजिए।